फेस तेरो देखी शर्मा न शीशा, नसीली तेरी आँखें ओ मोनालिसा। नसीली तेरी आंखें हो मोनालिसा, फेस तेरो चमके हो मोनालिसा, फेस तेरो देख के फट जावे शीशा, हो मोनालिसा हो मोनालिसा। कौन है ये मोनालिसा? मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कहावत फच बैठती है कि रामचंद्र जी कहेंगे सिया सो ऐसा कलयुग आएगा, और हंस चुनेंगे दाना दारू कौआ मोती खाएगा। एक दौर था जब लोग विद्वानों को पूजा करते थे, मतलब आदमी की कीमत विचारों से होती थी। गांव का आदमी गरीब भी है, अगर वो ज्ञानी है, समझदार है, वैचारिक है, तो लोग उसकी इज्जत करते थे। गांव का आदमी पैसे वाला भी है, अगर धूर्त है, तो लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे। अब दौर बदल गया है। आपके पास काली स्कॉर्पियो है तो आप भैया जी कहलाएंगे। आप भले ही धूर्त हो, शराब पीते हो, लूट खसोट करते हो, लोगों के प्लॉट पर कब्जे करते हो। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, आप भले ही बेईमान हैं, समाज में आप भले आदमी कहे जाएंगे, लोग आपको पंचायत के लिए बुलाएंगे। आपका लड़का पुलिस फौज में लगा हुआ है, आपका अच्छा खासा वजूद है, गांव में आपकी लंबी कोठी है, तो आप गांव के लंबादार हैं, सरपंच हैं, आपको लोग पंचायत के लिए बुलाएंगे। आप भले आदमी कहे जाएंगे, भले ही आपके गुण भले आदमियों वाले ना हों। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, संत प्रवृत्ति के हैं, अच्छी बातें करते हैं, नीति की बात कहते हैं, नियत की बात कहते हैं, लेकिन आपका छप्पर पड़ा है, उसी छप्पर में बैठ के आप हुक्का पीते हैं, तो आपको कोई पंचायत के लिए नहीं ले जाने वाला है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुकरात की तस्वीर है। दिखने में कुरूप थे, लेकिन पूरे एथेंस यूनान, न कि एथेंस यूनान बल्कि पूरे विश्व में इनको पढ़ा जाता है, सुना जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये वैचारिक बहुत मजबूत थे। इनकी शकल अच्छी नहीं थी, लेकिन विचार बहुत अच्छे थे। अब दौर ये नहीं है। अब दौर ये है कि मोनालिसा की आंखें इतनी अच्छी हैं, इन आंखों से क्या निकलेगा? इन आंखों से आपका क्या भला हो जाएगा? नसीली तेरी आंखें हो मोनालिसा, मोनालिसा की नसीली आंखों से युवा का क्या भला हो जाएगा? किसान का क्या भला हो जाएगा? किसी मजदूर का क्या भला हो जाएगा? इससे क्या फायदा मिल जाएगी आपको? और तो हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपका गाना बन गया, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका मनोरंजन हो गया, लेकिन इससे किसी कुछ नहीं मिलने वाला। बच्चे बूढ़े जवान लगातार पूरे दिन स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, कहीं मोनालिसा को, कहीं दूसरे किसी क्रिएटर को जो अश्लीलता फैला रही है। खैर ठीक है, उसे आप देखिए, लेकिन हमारी बात भी सुनते जाइए। सुकरात के अलावा मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाला हूं जिसे आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जानेंगे तो आपको गर्व होगा। और आप यादव हैं, यादवों को तो आप बहुत बड़े समर्थक हैं। एलविस यादव भाई राव साहब का बहुत समर्थन आप करते हैं। तो राव साहब का समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि राव साहब आपको स्कॉर्पियो की झुंड दिखाते हैं, राव साहब आपको यादव होने का गर्व कराते हैं। लेकिन आप बताइए, इनमें ऐसा क्या है जिस पे आप गर्व करें? पैसा और रुपया के अलावा इनमें ज्ञान के नाम पे क्या है? क्या ये ध्रुव राठी जितने ज्ञानी हैं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इनके पीछे पागल हैं। ठीक है, छोड़िए, आपकी जाति का कोई भी हो, आप एकदम से उसके लिए उफन जाते हैं, भले ही वो अच्छा कर रहा हो या बुरा। बस उसके पास पैसा होना चाहिए, स्कॉर्पियो होनी चाहिए, तमंचा होना चाहिए, गुंडई होनी चाहिए, गुंडई वाला गाना होना चाहिए, तमाम तरीके की हिंसात्मक बातें होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। आप एकदम से उसके पीछे पड़ जाते हैं। आपके ही समाज का कोई व्यक्ति अच्छा काम करने लगे, वास्तविक अच्छाई दिखाने लगे, आप उसको जानते ही नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छा काम भी किया, और जिस तरीके की आप बात सुनना चाहते हैं वैसे भी काम उसने किए, और उसका नाम है रमाशंकर यादव विद्रोही। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून कड़कड़ा रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी पुरखिनें आसमान में आर्तनाद कर रही हैं। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर सिर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी न होती तो। हालांकि कवि की कोई जाति नहीं होती है, और रमाशंकर की तो कोई जाति थी ही नहीं। वो व्यक्ति जातिवादी क्या, ईश्वरवादी भी नहीं था। वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। उन्हें न केवल भारत बल्कि आने वाले समय में पूरे विश्व में पढ़ा जाएगा। रमाशंकर विद्रोही सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, और वहां से पैदा होकर सन 1980 में दिल्ली के JNU में एडमिशन लेते हैं। JNU पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें ये एडमिशन लेते हैं MA करने के लिए। और वहाँ इनके साथ भेदभाव होता है। वहाँ के प्रोफेसर इनको बोलते हैं, अरे विद्रोही तू तो बैल है। विद्रोही को बैल इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि विद्रोही पढ़ने में कमजोर थे या जड़ बुद्धि थी, नहीं। विद्रोही को बैल इसलिए बोला गया क्योंकि जिस खानदान से आते हैं विद्रोही, उस खानदान में बैलों का कारोबार है, भैंसों का कारोबार है। वहाँ गायें भैंसें चलाई जाती हैं, खेती की जाती है, दूध बेचा जाता है, बैल से खेत जोते जाते हैं। तो वो भी बैल है, बैल को चलाने वाला, बैल को चलाने वाला भी बैल। इसलिए विद्रोही को बैल बोला गया कि वो अहीर था। सॉरी, मैं विद्रोही जी के लिए ऐसी भाषा यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस वक्त की बात है मैं वो बात बता रहा हूं। विद्रोही जी को बैल बोला गया, लेकिन इस बैल ने बड़े कमाल किए। इस बैल ने जब अपने रंग दिखाने शुरू किए, जब कविताएं कहनी शुरू की, तो लोगों के मुंह से बस अवाक रह गए, वाह के अलावा कुछ निकला ही नहीं। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की।
जमदग्नि ने कहा कि वो परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी मां का वध करो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई। विद्रोही जी हर उस आंदोलन में शामिल हुआ करते थे जो उन्हें जायज लगता था, और विद्रोही जी का कहना था कि मैं हारा हुआ योद्धा हूं और हर हारा हुआ व्यक्ति मेरा हमदर्द है, हमराही है, और हारे हुए व्यक्ति के पक्ष में ही मैं खड़ा होऊंगा। मतलब हर वो व्यक्ति जो सताया गया है वो विद्रोही का है और विद्रोही उसके हुआ करते थे। विद्रोही का जन्म सन 1957 में हुआ था। उस दौर में देश में बहुत सारी रूढ़वादियां थी। रूढ़ियों के दौर में विद्रोही को भी रूढ़वादिता का सामना करना पड़ा। बाल्यकाल में ही विद्रोही की शादी कर दी गई थी। उनकी पत्नी पढ़ने में तेज थी, विद्रोही उतने तेज नहीं थे। इसी कारण विद्रोही ने पढ़ना शुरू किया और JNU तक का सफर किया। सन 1983 में विद्रोही के साथ एक ऐसी घटना होती है जो दुर्भाग्यपूर्ण हुई या भेदभावपूर्ण की गई, इस बात की मैं पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन मुझे इस बात का दर्द जरूर है कि इतने महान व्यक्ति को JNU से निष्कासित किया गया था क्योंकि वो किसी छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन विद्रोही ही थे, विद्रोह उनकी खून में था। विद्रोही वहां से निष्कासित होने के बावजूद भी ये प्रण कर गए कि मैं JNU कैंपस नहीं छोड़ूंगा। विद्रोही JNU के जंगलों में रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं जामुन खाते थे, वहीं कपड़े पहनते थे, वहीं घुमा करते थे। उनके सहयोगी छात्र उनकी मदद करते थे। कोई चाय पिलाता तो कोई पकौड़े खिलाता, कोई साथ ले जाता, कोई यात्रा करवाता, कोई कुछ करवाता, कोई कुछ करवाता, और इस तरीके से विद्रोही का जीवन चलता रहा। और लगातार विद्रोही जनता को कविताएं सुनाते रहे। विद्रोही की कविताएं सुनने के लिए आपको विद्रोही को फॉलो करना पड़ेगा, यूट्यूब पे विद्रोही को सर्च करना पड़ेगा। विद्रोही की कविताएं सुनने के लिए आपको अमेजॉन से विद्रोही की किताब नई खेती या मैं तुम्हारा कवि हूं खरीदनी पड़ेगी। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां। ये लाश जली नहीं है, जलाई गई है। ये हड्डियां बिखरी नहीं है, बिखेरी गई हैं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। लेकिन कविता भी लिखी नहीं है, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूं तुम मुझको बचाओ मेरे लोगों इस आग से, तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे पूरब के लोगों, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों के तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिवनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नाव को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ, जिनके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी। क्योंकि मुझको बचाना उस स्त्री को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है। मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि।